आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एयरपोर्ट पर बुजुर्ग की जान बचाने की भी है। दावा है कि महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा ने एक होटल में अपना नाम इंदुबाई बताया था। दरअसल पुलिस की जांच से बच रही मनोरमा को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि वो रायगढ़ के एक होटल में इंदुबाई नाम की नकली पहचान के साथ रह रही थी। मनोरमा पर एक जमीन विवाद में कुछ लोगों ने पिस्तौल लहराते हुए धमकाने का आरोप लगाया था। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फतेहपुर के जिला अस्पताल में छापा मारा। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। अस्पताल में गंदगी देखकर डिप्टी सीएम भड़क उठे। उन्होंने साफ सफाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सफाई करने वाली जिम्मेदार निजी एजेंसी का एक दिन का भुगतान रोकने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों को समय पर आने और निर्धारित समय तक अस्पताल में रहने के भी सख्त निर्देश दिए। सफाई के निर्देश और जो क्यू है उसको कम करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी लंबी लाइन है तो काउंटर बढ़ाए जाए और मरीजों को कोई असुविधा न हो। दवाइयाँ पूरी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कोई दवाई बाजार से नहीं लिखी जाएगी, ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एक महिला डॉक्टर दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बुजुर्ग के लिए देवदूत साबित हुई। दावा है कि बुजुर्ग को भुवनेश्वर जाने से पहले अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो तुरंत बेहोश होकर गिर गए। ऐसे में मेदांता अस्पताल की तैनात एक महिला डॉक्टर ने उन्हें सीपीआर दिया और उन्हें रिकवर होने में मदद की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक डिलीवरी बॉय पर 3 पिटबुल कुत्तों ने हमला कर दिया। इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया। इसमें दिख रहा है कि ये कुत्ते वहां घर पर इस शख्स पर टूट पड़े। ये पीड़ित एक ऑटो चालक है और पार्सल डिलीवरी बॉय का काम करता है। वैसे इस मामले में कुत्तों के मालिक पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि वो घटना के समय इन कुत्तों को रोकने के लिए बाहर नहीं आए। बाद में डिलीवरी बॉय ने घर के बाहर एक कार पर चढ़कर अपनी जान बचाई। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पंजाब के लुधियाना में एक युवक को अपनी महंगी कार पर पुलिस की लाइट लगाना और हुटर बजाना महंगा पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और आरोपी का चालान काट दिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जानलेवा अवैध ड्रग्स बनाने वाली कंपनी के भंडाफोड़ से जुड़ी हुई है। गुजरात एटीएस ने सूरत की एक अवैध फैक्ट्री में जानलेवा ड्रग्स बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। एटीएस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर यह छापेमारी की और मौके से 20 करोड़ रुपए की ड्रग्स और कच्चा माल जब्त किया गया। पुलिस की टीम ने जब ये छापेमारी की तो मौके पर इस रैकेट का मास्टरमाइंड भी मौजूद था। पुलिस ने उसे और उसके राजदार को गिरफ्तार कर लिया है। उसके अलावा एक और शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं एटीएस के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि फैक्ट्री से कुल 51 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया है। ऐसे में जानलेवा ड्रग्स के बढ़ते जाल से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। पिछले कुछ सालों में देश के बड़े शहरों में रेव पार्टियों का कल्चर बढ़ गया है। इन पार्टियों में धड़ल्ले से गैर कानूनी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेहद गुपचुप तरीके से होने वाली इन पार्टियों में रईस जादों का मजमा लगा होता है। मौज मस्ती से उनका मतलब नशा, ड्रग्स, लाउड म्यूजिक और डांस से होता है। रेव पार्टी इन सारी चीजों का कॉकटेल होता है जहां लोग नशा करने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। और नशीले पदार्थ बेचने वालों के लिए ये पार्टियां किसी लॉटरी से कम नहीं होती हैं। एक ऐसे ही ड्रग रैकेट का गुजरात एटीएस की टीम ने भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के बाद गुजरात एटीएस ने ऐसे कई खुलासे किए जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। गुजरात एटीएस ने फिर एक बार ड्रग्स रैकेट के षड्यंत्र को विफल बनाया है। पहले दरियाई
मार्ग से आते हुए ड्रग्स को पकड़ा और अब गुजरात और उसके पड़ोसी राज्यों में चल रहे ड्रग्स की जो फैक्ट्रियां हैं उनको पकड़कर ड्रग्स रैकेट को तोड़ने का बड़ा काम गुजरात एटीएस कर रही है। कल भी गुजरात एटीएस ने जो है सूरत जिले के पलसाना से एक ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी जहां पे रॉ मटेरियल था 51 करोड़ की कीमत से ज्यादा का ड्रग्स जो है और साथ ही ड्रग्स बनाने का जो सामान है वो वहां से जब्त किया गया और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। गुजरात एटीएस का दावा है कि ये लोग जो ड्रग्स हैं वो बनाने के बाद मुंबई बेचते थे और मुंबई से फिर जो है वो ड्रग्स अलग अलग जगह पर जो है वो बेचा जाता था। एटीएस के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि एमडी ड्रग्स बनाने वाली एक फैक्ट्री में ड्रग्स बनाया जा रहा है। इसकी सूचना मिलने पर एटीएस ने छापेमारी के लिए 2 टीमें बनाई। दोनों टीमों में एक इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर थे। इन दोनों टीमों ने एक साथ छापेमारी कर ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। एटीएस के अधिकारियों को इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक एमडी ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का प्लांटेशन हुआ है और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। वो माहिती के आधार पे 2 इंस्पेक्टर सीएच पनारा और वीएन वाघेला की दोनों को टीम बनाएगी। इसमें 3 सब इंस्पेक्टर रखे गए और उसके बाद गुजरात एटीएस की ओर से ये जो इंफॉर्मेशन वाली जगह है सूरत रूरल में वहाँ पे रेड किया गया और वहाँ से 4 किलो हार्ड फॉर्म और 31 किलो लिक्विड फॉर्म में एमडी सीज किया गया है। उसमें 3 एक्यूज को अरेस्ट किया गया, 2 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और 1 एक्यूज को डिटेन किया गया है। इसके बाद गुजरात एटीएस ने सूरत रूरल में इस फैक्ट्री वाली जगह पर रेड मारी। वहां से 4 किलो ठोस ड्रग्स और 31 किलोग्राम लिक्विड ड्रग्स बरामद किया गया और मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक दूसरे आरोपी को दूसरी जगह से पकड़ा गया। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनमें वापी का रहने वाला सुनील नारायण यादव और सूरत का रहने वाला विजय गजेरा शामिल है। इसके अलावा एक दूसरा आरोपी हरीश जूनागढ़ का रहने वाला है। जो एक्यूज है सुनील नारायण यादव वो वापी का रहने वाला है और विजय गजेरा जो है वो सूरत का रहने वाला है और हरीश कुराट है वो जूनागढ़ का रहने वाला है। उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग किया था उसमें से 4 केजी जितना एक सलीम सैयद करके जो एक्यूज्ड है मुंबई का उसको भेजा गया है। अभी इनकी तफ्तीश में एक टीम और भी गई हुई है और टोटल मिला के एटीएस ने 51 करोड़ रुपए का ड्रग्स सीज किया। एटीएस ने बताया कि यहाँ जो ड्रग्स बनाए गए थे उसमें से 4 किलोग्राम ड्रग्स मुंबई में किसी सलीम नाम के शख्स को भेजा गया था। एटीएस की एक और टीम इसकी तफ्तीश में जुटी। एटीएस ने कुल मिलाकर 51 करोड़ रुपए का ड्रग्स सीज किया है। पुलिस ने बताया कि ड्रग्स बनाने का आइडिया सुनील नारायण यादव का था, वो इसका मास्टरमाइंड है। विजय गजेरा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, दोनों ने मिलकर एक प्लांट बनाया था। हरीश भी इसका एक पार्टनर था। सुनील नारायण यादव का काम था कि वो कच्चा माल लाता था और माल तैयार होने के बाद उसे बेचता था। विजय गजेरा ड्रग्स बनाता था। सूरत ग्रामीण में करेली गांव के बाहरी इलाके में इस फैक्ट्री का निर्माण किया गया था। उसका मास्टरमाइंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में जो आइडिया दिया है वो सुनील राजनारायण यादव ने दिया था। उसके साथ जो विजय गजेरा है वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। उन्होंने दोनों ने मिला के एक प्लान बनाया था और उसका साथी एक और भी है जो हरीश कोराट करके है, वो जूनागढ़ से है, इनका पार्टनर था। ये तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया। एटीएस के मुताबिक छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध दवाइयां बरामद की गयी, जिनकी कीमत 20 करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकती है। छापेमारी के दौरान एटीएस ने इस फैक्ट्री से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सबूतों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं इससे पहले अप्रैल 2024 को एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक संयुक्त अभियान में गुजरात और पड़ोसी राजस्थान में 4 दवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापेमारी की थी। उस छापेमारी में 230 करोड़ रुपए की मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की गई थी और 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। जिस तरह से ये ड्रग्स रैकेट चल रहा था उसको तोड़ने में गुजरात पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता प्राप्त की और गुजरात एटीएस लगातार जो ड्रग्स फैक्ट्रियां हैं, जो जहां पे टेम्पररी फैक्ट्रियों में जो है शेड में ड्रग्स की फैक्ट्री अब चलाई जा रही थी, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र हो, पिछले 6 महीनों में 4 अलग अलग ठिकानों पर रेड करके गुजरात एटीएस ने जो है वो ड्रग्स फैक्ट्रियां पकड़कर जो रैकेट चल रहा था उसको तोड़ने में कामयाबी प्राप्त की। एटीएस के मुताबिक इस ड्रग रैकेट के तार मुंबई से जुड़े हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 किलोग्राम ड्रग्स मुंबई में किसी सलीम नाम के शख्स को भेजा गया था।
वैसे भी माया नगरी मुंबई में बॉलीवुड और तमाम बड़ी बड़ी रेव पार्टियों में इन नशीले ड्रग्स के इस्तेमाल की खबरें आती रहती हैं। अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत के भाई अमनप्रीत सिंह को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ 4 और लोग भी पकड़े गए। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स विभाग ने उनके पास से 199 ग्राम कोकीन बरामद किया था, जो कथित तौर पर बिक्री के लिए हैदराबाद लाया जा रहा था। बता दें कि पार्टी ड्रग्स MDMA और मेफेड्रोन को कई नामों से बेचा जाता है। लगभग हर देश में इसके कोड नेम हैं। इस ड्रग को सूंघकर और पानी में मिलाकर भी लिया जाता है। नशे के बाजार में इस तरह की 1 ग्राम ड्रग की कीमत 1000 से 15,000 रुपए तक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज के मुताबिक MDMA एक तरह का सिंथेटिक ड्रग है जो उत्तेजक और मतिभ्रम के रूप में काम करता है। इसके इस्तेमाल के कुछ ही समय के अंदर व्यक्ति के शरीर में कई बदलाव नजर आने लगते हैं। इससे शरीर में अचानक ऊर्जा की वृद्धि होती है और उसके सोचने समझने का तरीका एकदम बदल जाता है। आमतौर पर MDMA का प्रयोग टैबलेट या कैप्सूल के तौर पर किया जाता है। करीब 30 मिनट से 45 मिनट के अंदर इसका असर शरीर में दिखने लगता है और इस ड्रग का असर आमतौर पर 3 से 6 घंटे तक रहता है। वहीं इस ड्रग के साइड इफेक्ट्स भी हैं, जिससे शरीर को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इस ड्रग का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से लिवर, किडनी और हार्ट को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा डिप्रेशन, थकान, मूड स्विंग, याददाश्त कमजोर होना, ठीक से नींद न आना, गुस्सा आना और एकाग्रता में कमी जैसी परेशानियां हो सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में ड्रग्स का बाजार तेजी से बढ़ा है। देश में ड्रग्स का बढ़ता कल्चर गंभीर समस्या बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के वर्ष 2015 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में करीब 23.4 करोड़ लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। हर साल ड्रग्स के कारण करीब 2 लाख लोग जान गंवा बैठते हैं। आंकड़ों के मुताबिक ड्रग्स की लत से जुड़ी सबसे ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में होती हैं। ऐसे में जानलेवा ड्रग्स के बढ़ते जाल से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी, गुड न्यूज टुडे। नीट मामले में पटना एम्स में MBBS की पढ़ाई करने वाले 4 छात्र गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उधर 4 धाम के नाम से अब नहीं बनेगा कोई मंदिर या फिर ट्रस्ट। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नीट को लेकर हो रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने सभी छात्रों के नंबर ऑनलाइन जारी करने के निर्देश दे दिए। इसमें NTA सेंटर के साथ छात्रों के मार्क्स जारी होंगे। इसके लिए शनिवार दोपहर 12 बजे तक की डेडलाइन तय की गई है, लेकिन छात्रों की पहचान सार्वजनिक नहीं करने को कहा गया है। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, इससे राजधानी को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली। उधर मुंबई में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इधर पहाड़ों में भी लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड के मुनस्यारी में भी भारी बारिश हुई। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। दरअसल पार्टी राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की। अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल शनिवार को केजरीवाल की गारंटी नाम से पार्टी का एजेंडा जारी करेंगी। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास झारखंड के देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इस मौके पर तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान के साथ संकल्प करवाया और फिर राज्यपाल ने गर्भगृह में भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। भारत सरकार ने बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में सलाह दी गई है कि वो बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा की वजह से गैर जरूरी यात्रा करने से बचें और अपने घरों से बाहर कम से कम निकलें। इसके अलावा भारतीय दूतावास ने लोगों की मदद के लिए आपातकालीन नंबर भी जारी किए हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी में घमासान मचा हुआ है। इस हार का ठीकरा हर कोई दूसरे पर फोड़ने की कोशिश में लगा है। पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि सरकार से बड़ा संगठन है। उनके बयान पर उठा बवाल थमा भी नहीं था कि पार्टी के एक दूसरे नेता ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग कर दी। वहीं विपक्ष बीजेपी में सब कुछ ठीक न होने का दावा करते हुए तंज कस रहा है। और इधर अखिलेश यादव ने अपना मॉनसून ऑफर लेकर चुटकियां वो ले रहे हैं।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये लिखा है कि 100 लाओ सरकार बनाओ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी कलह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पार्टी नेताओं की बयानबाजी और लखनऊ से दिल्ली तक चल रही बैठकों के दौर से इसे और हवा भी मिल रही है। कहा जा रहा है कि 2019 के मुकाबले बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटों से गिरकर 33 सीटों पर आ गई। इस वजह से पार्टी के भीतर गुटबाजी शुरू हो गई है। ऐसा कहे जाने की वजह भी है। पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयानों से सबको चौंका दिया। इसके बाद उनके समर्थन में कई नेता खुलकर सामने आ गए। अब बीजेपी नेता ने ही यूपी बीजेपी चीफ के इस्तीफे की मांग कर दी है। यूपी सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर पंडित सुनील भराला ने भूपेंद्र चौधरी के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा होता है। वैसे ये पंडित दीनदयाल जी भाग 3 पर लिखा है। इस बयान पर मेरी समझ से संगठन की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आशय यही रहा होगा कि हार की बड़ी जिम्मेदारी संगठन की ही है। इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बिना देर किए हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसके बाद जब सुनील भराला से सवाल किया गया कि क्या उन्होंने वाकई यूपी बीजेपी अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की है, तो उन्होंने अपने ट्वीट का हवाला देते हुए अपनी मांग को फिर से दोहरा दिया। हालांकि बीजेपी के सहयोगी दल इसका बचाव करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और उनकी इच्छा शक्ति ऊपर करने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे करके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, और ये बयान दे करके उन्होंने इस बात का उनका आशय था, उस पर मैंने ट्वीट किया है। सत्ता तो पार्टी के संगठन से मिलती है और सत्ता सरकार चलाती है, तो संगठन के कार्यकर्ता की उम्मीद होती है कि सरकार हमारी है, हमें पूरा सम्मान मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो वो जो कार्यकर्ता है वो ये समझता है कि हमने जो सरकार बनाई है या सरकार में रहने वाले अधिकारी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया था। सूत्रों की माने तो उनसे साफ साफ कहा गया कि यूपी में सरकार और संगठन के साथ साथ काम करें और ऐसी कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जिससे जनता में मैसेज जाए कि पार्टी में अंदरूनी कलह है। बावजूद इसके बीजेपी नेताओं की बयानबाजी थम नहीं रही है। हमारी जानकारी में समस्या कोई भी नहीं है। ये जरूर है कि चुनाव में जो रिजल्ट आया है वो थोड़ा हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वास्तव में सरकार से बड़ा संगठन तो होता ही है। संगठन ही सरकार बनाता है, किसी भी दल का संगठन ही सरकार बनाता है, तो वो कोई विषय नहीं है। और रही बात उनका विषय, तो वो उनका व्यक्तिगत विषय है, वो क्या बोल रहे हैं उस विषय में हम कुछ नहीं बता सकते। देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ समाज की सेवा कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के उत्थान के लिए काम कर रही है, और ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही। बीजेपी की हालत पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुटकी ली। इशारों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मॉनसून ऑफर दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 100 लाओ सरकार बनाओ। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को पहली बार ऑफर दिया है। केशव मौर्य जब जब अपनी पार्टी से नेताओं से नाराजगी जताते हैं तब तब अखिलेश उन्हें ऑफर दे देते हैं। विपक्ष यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक न होने का दावा करते हुए तंज कस रहा है और चुटकी भी ले रहा है। आपसी इनके लड़ाइयां इतनी बढ़ चुकी हैं, आपसी इतने मतभेद हो चुके हैं। ये चुनाव हारे हैं लोकसभा का, ये जो करें कि आत्मविश्वास जो था ही था, सबसे बड़ा कारण था आपसी मनमुटाव। मतभेद हो सकता है किसी इंसान के, पर जो मनभेद हो गया, मन के अंदर जो भेद हो गया, वो कहां से दूर होगा। केशव मौर्य को हराने वाला कौन? सिराथू में केशव मौर्य चुनाव हारे, कौन हराया? तो मैं समझता हूं कि अब वो चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और संगठन और सरकार में इनके आपसी इतनी लड़ाइयां हो चुकी हैं, ये अब इनके यहां से सारी चीजें निकल चुकी हैं। ये बुरी तरीके से, जैसे ये 13 स्टेट में चुनाव हारे हैं, उसे उत्तर प्रदेश में 10 के 10 सीट हारेंगे। यूपी के अंदर जो लोकसभा चुनाव में उनके मुताबिक सीटें नहीं आई, और उसको जाहिर है हर पार्टी इस बात को सोचती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो रेट्रोस्पेक्टिव वो अपने आप को देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ
कि जब तक आप ये सांप्रदायिक राजनीति करेंगे आपका पतन होता चला जाएगा। आप जिस तरह से अंधाधुंध बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक घर में अगर 10 लोग हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और एक कोई क्रिमिनल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके घर को ढा दिया जाए। अदालत ख़त्म करके आप खुद फरमान सुनाते रहें, अदालतों की ज़रूरत आपने ख़त्म कर दी। फिलहाल बीजेपी का फोकस अब यूपी में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव पर है। पार्टी इसके लिए तैयारियों में जुटी है। इसके लिए सीएम योगी ने उन कैबिनेट मंत्रियों की बैठक भी बुलाई थी जिन्हें इन विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स पहली बार 81,000 के स्तर को पार कर गया। हालांकि कारोबार की शुरुआत में बाजार में थोड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन बाद में आईटी, तेल और गैस सेक्टर के शेयरों में खरीदारी के कारण इसमें तेजी आई। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 627 अंक को चढ़कर 81,343 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 188 अंक को चढ़कर 24,801 पर पहुंचा। सोने की कीमतों में तेजी रही। गुरुवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 700 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 76,400 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट आई। चांदी 400 रुपए सस्ती हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 94,000 रुपए पर पहुंच गई। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें होंगी जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात करेंगे विकास के पथ पर तेजी से बढ़ते जम्मू कश्मीर की। पुंछ में पहली बार रिवर राफ्टिंग की शुरुआत की गई है। इससे यहां पर पर्यटन के लिए नया रास्ता खुला है, साथ ही युवाओं को भी रोजगार के नए अवसर मिले हैं। रिवर राफ्टिंग यानी नदी में लहरों के बीच एक रोमांचक यात्रा। और खुशखबरी ये है कि इस रोमांच का अनुभव अब लोग जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी कर सकेंगे। हाल ही में पुंछ के कनकोट में राफ्टिंग एडवेंचर स्पोर्ट शुरू किया गया है। मतलब अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को राफ्टिंग का आनंद लेना है तो उन्हें ऋषिकेश और मनाली जाने की जरूरत नहीं, वो पुंछ के कनकोट जाकर ही नदी में राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। हाल ही में पुंछ के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त संदेश कुमार शर्मा ने कनकोट में राफ्टिंग एडवेंचर का शुभारंभ किया। मकसद है पुंछ में पर्यटन को बढ़ावा देना। ये बड़ा एडवेंचरस एक्टिविटी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आने वाले टाइम पे भी लगातार चलता रहेगा, क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे यहाँ पर श्री बुड्ढा अमरनाथ जी यात्रा भी आने वाली है, तो उसमें भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और इसकी थोड़ी पब्लिसिटी होगी तो लोग इसको भी काफ़ी इंजॉय करेंगे। नई एडवेंचरस एक्टिविटी है और इससे टूरिज्म को प्रमोशन में भी काफ़ी मदद मिलेगी। जिला प्रशासन का मानना है कि इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पुंछ से पहले रियासी में भी रिवर राफ्टिंग की शुरुआत हो चुकी है, वहां इसका असर भी देखने को मिल रहा है। अब बारी पुंछ की है। टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और लोकल जो यहाँ की यूथ है उनको एक इनकम का सोर्स भी मिलेगा इससे। और जो आजकल ज़्यादातर नशे वगैरह के चक्कर में रहते हैं बच्चे, वो अगर एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे। यहाँ पानी का स्कोप अच्छा है बट ये डिवाइड हो चुका है बहुत सारे हिस्सों में। तो यहाँ तक कि अभी हमने जेसीबी लगा के थोड़ा सा रास्ता बनाया है यहाँ आने में। रास्ते में भी दिक्कत थी, हमें रास्ता नहीं था, तो वो जेसीबी लगा के हमने रास्ता क्लियर करा है और थोड़ा सा पत्थर भी थे वो साइड करें हैं। जो मेन मोटिव है यहाँ पे इस एक्टिविटी को प्रमोट करने का वो बेसिकली ये है कि हम पुंछ को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि जब काफ़ी साल पहले ये एक्टिविटी हमने रियासी में शुरू की थी तो रियासी भी कोई इतनी बड़ी डेस्टिनेशन नहीं थी, पर आज की डेट में रियासी एक राफ्टिंग डेस्टिनेशन बन गया है, एक एडवेंचर का पॉइंट बन गया है। उसी तरह से पुंछ में भी वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी पुंछ में भी है। और सबसे बड़ी बात कि जो आने वाली हमारी यूथ है, जो हमारी जनरेशन है, उनको एक नया लाइवलीहुड का सोर्स मिलेगा, क्योंकि अब टूरिज्म का वर्ल्ड है, हर कंट्री टूरिज्म प्रमोट कर रही है, हर एरिया टूरिज्म प्रमोशन चाहता है, तो यूथ के लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। स्थानीय लोग भी मान रहे हैं कि इससे पुंछ को नई पहचान मिलेगी और ये सैलानियों के लिए नया एडवेंचर डेस्टिनेशन बनेगा। टूरिज्म को और मतलब हर एक चीज़ को हमें बेनिफिट मिलेगा। तो दूसरी बात यह है कि अक्सर हम
टीवी में देखते थे या बाहर देखते थे कहीं बाहर मुल्क में, तो आज हमें अच्छा लग रहा है हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ऐसा काम शुरू किया है। तो पूरी हमें डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम को हम ये कहना चाहते हैं कि इस चीज़ का आप इंजॉय करें, और जो चीज़ आप ख्वाबों में या टीवी में देख रहे थे वो आज हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हकीकत है। जम्मू कश्मीर प्रगति पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। उम्मीद है पुंछ में हुई ये नई शुरुआत भी यहाँ के लोगों के लिए विकास के नए रास्ते खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी यूपी में कावड़ यात्रा को लेकर जारी हुए एक फरमान की। इस फरमान को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक काफी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि सावन की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है। इसी दिन से शिव भक्तों की कावड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने सभी तरह के छोटे बड़े दुकानदारों को एक विशेष निर्देश दिया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सभी दुकानदारों और ठेलों पर सामान बेचने वालों को भी अपने नाम की प्लेट लगाएं ताकि उनकी पहचान हो सके, ये कहा है। जाहिर है मुजफ्फरनगर कावड़ रूट पर मुसलमानों की भी बड़ी संख्या में दुकानें हैं। ऐसे में इस फरमान पर विवाद शुरू हो गया है। हालांकि प्रशासन के आदेश का असर दिखने लगा है और कई दुकानदारों ने अपने नाम का बोर्ड अपने ठेले या फिर दुकान पर लगा भी लिया है। इनमें मुस्लिम दुकानदार भी शामिल हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि ये फैसला कावड़ियों में किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन से बचने के लिए लिया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। रूट पर दुकान या रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को कहना है उनका कि पुलिस ने उन्हें इस बारे में कहा, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम की प्लेट लगाई है। मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन के आदेश को लेकर हमारी टीम ने स्थिति का जायजा लिया और कुछ लोगों से बात कर उनकी राय जानी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आम का एक यहाँ पर ठेला लगा हुआ है जिस पर के निसार फल के नाम से इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार कब और किसने उन्हें ये आकर के कहा और जब ये बोर्ड लगाया गया और वजह क्या है इस चीज की। क्या नाम है भैया आपका? निसार अहमद। निसार भाई, ये बोर्ड कब लगवाया है आपने? ये होगा 6-7 दिन हो गए जी। किसने कहा था आपको ये बोर्ड लगवाने के लिए? ये प्रशासन ने कहा जी। क्यों, वजह क्या है इसकी? कावड़ आ रही है, क्या वजह है? ये इसीलिए लगा होगा जी, कावड़ की वजह से ही। कावड़ की वजह से लगा होगा, कहने लग गया भाई ये नाम लिख के अपना आदमी समझ जाए, देख के मुसलमान है कहने लग गए, इनसे फल खरीदना नहीं खरीदना। तो क्या लगता है कि आप लोगों को नुकसान होगा, दुकानदारी होगी उस चीज से? क्या वे नहीं खरीदेंगे, बस देख के इस नाम को देख करके वे नहीं खरीदेंगे। आपने बोर्ड लगवाया है, ये अभी लगवाया है, किसने कहा है आपको? ये प्रशासन ने कहा है जी हमें बोर्ड लगवाने के लिए। वजह क्या है इसकी? वजह बस उन्होंने जैसा कहा ऐसा कर लिया हमने। नहीं, कावड़ आ रही है, आप लोगों ने पूछा कि क्यों? हाँ, कावड़ की वजह से कह रहे हैं लगवाना बोर्ड। ये सबको ही कहा गया है या आप लोगों ने? सबके लिए ये जी। सालम भाई, आपने बोर्ड लगवाया है, आपके पास कौन आया था इसे कहने के लिए कि इस नाम अपने नाम का बोर्ड अपनी दुकान पर लगाया? जो यहाँ पे सर्विस करते हैं पुलिस वाले, वो आए थे, यहाँ की चौकी के इंचार्ज। वजह बताइए उन लोगों ने कि क्या वजह है? कोई वजह नहीं, उन्होंने कहा कि अपनी फ्लेक्सी छपाइए और लगाइए इसे फ्रंट पे, वो हमने कर दिया। कावड़ यात्रा आ रही है, लाखों करोड़ों कावड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगे, आपकी दुकान है, आदमी सोचता है कि 2 पैसे की इनकम यहाँ से होगी। क्या लगता है कि ये बोर्ड लगाने के बाद में काम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? बस देखो, ये तो समय बताएगा, अब देखेंगे इसका क्या तजुर्बा आता है सामने। क्या कहेंगे प्रशासन की जो ये पहल है, कितना सही मानते हैं आप इसको? बस इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो भुगतेंगे, इसको देखेंगे क्या है क्या नहीं है। ये नहीं कह रहा कि मुसलमान हमारी हेल्प नहीं करते, हिंदू हेल्प करते हैं, हमारे मुसलमान हमारी हेल्प करते हैं, मगर वो चीज़ है ना कि हमें पता लग जाए कि हम किसके यहाँ बैठ रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं, हम किसके यहाँ खाना खा रहे हैं। बस ये चीज़ अच्छी चीज़ जो अपने कर अप्लाई अच्छा करा है, अच्छी पहल की है। लेकिन जो मुस्लिम दुकानदार हैं, जो इस कावड़ यात्रा से एक उनके मन में ये रहता है कि 2 पैसे की कमाई करेंगे, क्या लगता है कि उनके कारोबार पर इसे देख करके तो असर पड़ेगा ना? क्योंकि जो कावड़िया है वो उनकी दुकानों पर मुझे लगता नहीं है कि जाएगा। नहीं, असर पड़ेगा क्योंकि क्या नाम सिसोना काम पड़ता है, क्या नाम मुजफ्फरनगर के अंदर ही। अभी कुछ हम मतलब हफ्ते 10 दिन पहले वहीं पे था, तो वहाँ पे मतलब मीट माल ऐसे पड़ा था, तो मेरे ख्याल से कोई कावड़ जाएगा नहीं खाने वहाँ पे। बहुत बड़े किए इन्होंने, जो भी किए सरकार ने, जो भी किया बहुत बढ़िया किया। हिंदू को देखते बोल आएगा, पड़ेगा हिंदू की दुकान है तो उस पर जाएगा, मोहम्मद की दुकान होगी तो बोला नहीं जाएगा, इसलिए बहुत बढ़िया करा जो भी चूज करा है। आप लोग वहाँ से आ रहे हैं, मुजफ्फरनगर का रास्ता आपने काफी क्रॉस किया है, तो आपको रास्ते में कहीं दिखाई दिया है इस तरीके का कुछ? हम शिव चौक से वहाँ रहते थे, तो हल्की से आगे चलते मोहम्मद में बहुत सारी दुकान थी, वहाँ पे ऐसी मीट वगैरह सब चीज़ चिकन वगैरह सब चीज़ बना रहे थे, सब कुछ बंद होना चाहिए, सब चीज़ वो तो मेन चीज़ है शिव चौक, वहाँ पे सब चीज़ें बंद होनी चाहिए वहाँ। तो बोले बहुत अच्छी पहल है, मतलब बहुत बोलों को बेटर रहेगा इससे। ये मोमडन की दुकान है, हिंदू की दुकान है,
जो मोमडन की दुकान का नहीं पता, कुछ हिंदू की नहीं पता। मोमडन की दुकान में खाने को जा रहे हैं, खाने को चले जाते हैं, हिंदू की दुकान वहीं पे होते हैं, कुछ पता नहीं लगता। तो प्रशासन ने बहुत सही किया है। तो सुना आपने, जो प्रशासन, मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो पहल की है, जो कावड़ मार्ग पर ढाबे, होटल और जो दुकानें पड़ने वाली हैं उन पर, संस्थानों पर नाम लिखने की, वो एक अच्छी पहल है। जो कावड़िए यहाँ से जल भर करके अपने अपने अब रास्ते पर जा रहे हैं, उन लोगों का बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि ये प्रशासन की अच्छी पहल है। इससे बिल्कुल हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि हम लोग अगर बैठकर किस दुकान पर क्या खा रहे हैं, वो दुकान आखिरकार किसकी है। अब बात भगवान जगन्नाथ की, उनकी रथ यात्रा तो धूमधाम के साथ समाप्त हो गई है, लेकिन अब मंदिर परिसर में बने रत्न भंडार भी खूब चर्चा उसकी हो रही है। और जिस भीतरी हिस्से में धन भंडार रखा है, उसके दरवाजे आज मंदिर की परंपरा के अनुसार शुभ मुहूर्त में खोले गए, जिसकी वजह से मंदिर परिसर में पूरे दिन हलचल रही। आज सुबह ठीक 9:51 के शुभ मुहूर्त में जब जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला गया और ठीक इसी शुभ मुहूर्त में 11 सदस्यों की टीम ने मंदिर में प्रवेश किया, तो उस पल का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में बाहर भक्तों का जमावड़ा लगा। सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ के ऐतिहासिक, दिव्य और बहुमूल्य रत्न भंडार को खोलने की शुभ घड़ी आई, तो ये पल भी अब ऐतिहासिक पलों में शुमार हो गए। करीब दर्जन भर बक्सों और अलमारी को बाहर निकाला गया है, जिन्हें अभी न खोलकर सुरक्षित जगह पर रखे जाने और उनको लेकर आगे की कवायदें जारी हैं। भीतर भंडार की जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है, पत्थर का बना हुआ है, उसको मरम्मत की जरूरत है। तो इसके बाद एएसआई की टीम मरम्मत करेगी और मरम्मत के बाद फिर इन बक्सों को भीतर ले जाया जाएगा और काउंटिंग का काम, जो इन्वेंटरी या सूचीबद्ध करने का काम है, वो शुरू होगा भीतर भंडार में जब रेनोवेशन हो जाएगा। और उसके लिए रिजर्व बैंक की एक विशेषज्ञ टीम यहाँ पहुंचेगी, जिसमें जेम और ज्वेलरी एक्सपर्ट होंगे। वो जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, क्योंकि 78 में जब सूचीबद्ध किया गया था, उस समय कहा जा रहा है कि वो जो प्रेशियस स्टोन्स हैं उनकी डिटेल स्पेसिफिकेशंस नहीं है, तो इस बार वो डिटेल स्पेसिफिकेशंस भी इस बार की जाएगी कि आखिर वो किस तरह का रत्न है, कितने कैरेट का है, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तो ये इस बार डिटेल एक कैटलॉग, एक इन्वेंट्री होगी। रत्न भंडार खोले जाने की बेला के दौरान जय जगन्नाथ के जयकारे चारों तरफ गूंज रहे थे। मंदिर परिसर में सुबह से ही काफी चहल पहल शुरू हो गई। आखिर रत्न भंडार का महारहस्य जो खुलने वाला था, जगन्नाथ धाम और यहाँ के कण कण में भक्तों की आस्था है, इसलिए सभी के अंदर ये उत्सुकता है कि एक खजाने में आखिर क्या क्या है, जिसको जानने के लिए अभी काफी इंतजार करना होगा। शिफ्टिंग के बाद जब एएसआई की ओर से मरम्मत का काम शुरू होगा, क्योंकि भीतर में जो दीवारें हैं वो काफी पुरानी हैं, ये पत्थर की दीवारें हैं, 12वीं शताब्दी का ये मंदिर है, मरम्मत की जरूरत है, तो इसमें 5, 7, 10 दिन लग सकते हैं और भी ज्यादा लग सकते हैं। उसके बाद फिर उन बक्सों को भीतर स्थानांतरित किया जाएगा और तब जाके जो इन्वेंटरी यानी सूचीबद्ध करने का कार्यक्रम है वो शुरू होगा, जिसके लिए जो पिछली बार लगभग 70-72 दिन लगे थे, इस बार चूंकि तकनीक एडवांस है तो थोड़ा कम समय लगेगा, लेकिन 1 महीना लग सकता है उसमें। उसके लिए रिजर्व बैंक की एक विशेषज्ञ टीम, जिसमें जो ज्वेलरी एक्सपर्ट हैं वो भी शामिल होंगे, वो आएंगे और उसको सूचीबद्ध करने का करना शुरू किया जाएगा। तो इसमें अभी काफी वक्त लगेगा। इससे पहले 14 जुलाई को भगवान के खजाने के भीतरी कक्ष को 3 ताले काटकर 46 साल बाद खोला गया, तो पुरातत्व विभाग की टीम को वहां बक्से और अलमारियां दिखी। जाहिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर जितना दिव्य और भव्य है, उससे जुड़ी सांस्कृतिक परंपराएं उतनी ही समृद्धशाली भी हैं। इसी बात को ख्याल में रखते हुए रत्न भंडार में जाने से पहले शुभ मुहूर्त की गणना हुई थी और ठीक उसी शुभ मुहूर्त में 11 सदस्यों की टीम ने मंदिर में प्रवेश किया, जिसके बाद अब जब भंडार कक्ष खोला गया है, बक्सों में रखे बेशकीमती गहनों और जेवरातों की गिनती का डिजिटल हिसाब किताब अब देखा जाएगा। लेकिन भगवान जगन्नाथ के इस धन भंडार के रहस्य से पर्दा उठाने में अभी काफी वक्त लग सकता है।
पुरी से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साल 2050 तक पाकिस्तान की जनसंख्या हो सकती है दुगुनी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर काबू पाने के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान हर पहलू पर विस्तार से बात की गई और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति बनी। यूपी के गोंडा में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। दरअसल चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे के बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, साथ ही कई ट्रेनें डायवर्ट कर दी गयी। रेलवे ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की। वहीं इस मौके पर पीएम पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिले। इस दौरान पीएम ने कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत की तारीफ की। मध्य प्रदेश के मंदसौर के कलेक्टर दफ्तर में एक किसान के लेट कर प्रदर्शन करने के मामले पर कलेक्टर ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर किसान शांतिलाल ने अवैध कब्जे की साजिश का आरोप लगाया, उसे साल 2010 में ही बेच दिया गया था। दावा है कि उस जमीन पर 2 हिस्सेदार थे और दूसरे हिस्सेदार ने तब अपना हिस्सा बेच दिया था, जिसकी रजिस्ट्री भी हुई। जबकि शांतिलाल के पास अभी भी अपने हिस्से की जमीन है। साथ ही वो पुराने हिस्सेदार की जमीन पर भी अभी खेती कर रहे हैं, जबकि वो बिक चुकी थी। कलेक्टर ने कहा कि अगर शांतिलाल को अब भी कोई शिकायत है तो रिपोर्ट कर सकते हैं। उनके नाम पे जो जमीन थी वो उनके पास ही है और उनके सह खातेदारों ने जमीन क्योंकि बेच दी है तो उसका नामांतरण भी हो गया। अगर रजिस्ट्री को उनको चैलेंज करना है तो उनको सिविल कोर्ट जाना होगा। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।